न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सरकार बनाना हमारा लक्ष्य, ये मत पूछो कैसे। कर्नाटक में क्या है भाजपा का प्लान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी है। कल यानी शनिवार को घोषित होने वाले नतीजों से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा आगे की योजना बनाने में जुटी है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री और अशोक ने कहा कि भले ही भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में न उभरे, लेकिन फिर भी सरकार बनाएगी। मंत्री ने कहा, सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है। यह मत पूछो कि हम कैसे या क्या करेंगे। हम जरूर जीतेंगे और बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा होने पर भी हम सरकार बनाएंगे। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा नहीं होगी। अशोक ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कर्नाटक भाजपा के प्रवक्ता MG महेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अटकलों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि भाजपा बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल करेंगी और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा नहीं होगी। हम सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल चाहे जो भी हो भविष्यवाणी करे, हम सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। केंद्र से मध्य का प्लान। बीजेपी नेताओं की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अधिकांश एग्जिट पोल में 224 सदस्यीय विधानसभा से कांग्रेस को बढ़त या स्पष्ट बहुमत दिया गया है। त्रिशंकु सदन की भी भविष्यवाणी की है और अशोक ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक में भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, हम सरकार बनाएंगे। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है तो भी उसे बहुमत नहीं मिलेगा, इसलिए बाकी विधायकों के लिए हमें केंद्र सरकार आदि से मदद की आवश्यकता होगी। 2019 में गिर गई थी सरकार। भाजपा मंत्री ने कहा, सभी विधायक जानते थे कि केवल भाजपा ही स्थिर सरकार दे सकती है, क्योंकि जैसा ही आपने देखा है, कांग्रेस जब सरकार 2018 में बनी, एक साल के भीतर गिर गई। ज्ञात हो कि 2019 के राजनीतिक संकट के दौरान कांग्रेस और JDS के 17 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और सरकार बनाने में भी मदद की थी। अशोक इस बार 2 सीटों से चुनावी मैदान में है। उन्होंने पद्मनाभनगर और ककनपुरा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ाए। पद्मनाभनगर उनका घरेलू मैदान है, वही कांग्रेस नेता के गढ़ ककनपुरा में उनका मुकाबला कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार के खिलाफ है। जब भाजपा पहली बार 2008-2013 के दौरान कर्नाटक में सत्ता में आई थी, तब अशोक और KS ईश्वरप्पा को सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में दौरान उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। 6 बार के विधायक ने पूर्व में गृह, परिवहन और स्वास्थ्य और परिवार मामलों में जैसे विभागों को संभाला है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। एससी फैसले के बाद बोले डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा, स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस बोले कि स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाले लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के लिए हुई उठापटक में CM शिंदे और उद्धव ठाकरे की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हालांकि इस फैसले में दोनों को ही थोड़ी थोड़ी राहत दी गई है। वहीं इस मामले में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाले लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के खिलाफ है। बता दें कि पिछले साल उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी वाली सरकार एकनाथ शिंदे और गुट के कुछ विधायकों की बगावत के बाद गिर गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट शुरू हो गया। वही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को कहा कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को वापस बाहर नहीं कर सकते। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा न दिए होते तो स्थिति कुछ और होती। वही महाराष्ट्र के सबसे बड़े दल बीजेपी के समर्थन में एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाना राज्यपाल द्वारा उचित था। मला असं वाटतं की ज्या प्रकारचं एक षडयंत्र चाललेलं आहे, एक इंडॉक्ट्रिनेशन करून ज्या प्रकारे मुलींना या ठिकाणी एक्सप्लॉइट केलं जातं आहे, धर्माचा दुरुपयोग केला जातो आहे, या सगळ्या गोष्टी सत्यकथेच्या माध्यमातून बाहेर आलेल्या आहेत। मला असं वाटतं की हा सिनेमा स्टोरी सांगण्याकरता नाही आहे, हा जागृत करण्याकरता आहे। याच्यानंतर अशा प्रकारे कुठल्या मुलीवर वेळ येऊ नये याकरता हा सिनेमा तयार झाला आहे। आणि हा सिनेमा पाहिल्यावर मी एकच गोष्ट म्हणेन की जे लोक
असं बोलले आहेत की या सिनेमाच्या डायरेक्टरला भर चौकात फाशी दिली पाहिजे, त्यांच्या सडक्या मेंदूतल्या सडक्या विचारांना फाशी देण्याची वेळ आज आली आहे, असं हा सिनेमा पाहिल्यावर मी म्हणू शकतो. कायदा तर आहेच, कायदा देखील कडक करावा लागेल, पण त्याचसोबत एक समाजाचं नेटवर्क देखील आपल्याला उभं करावं लागेल, एक जागरूकता देखील आणावी लागेल, कारण कायदा सगळ्या गोष्टी करू शकतो असं नाही आहे. त्यामुळे जागरूकता आणणं हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हिंदी में बताइए कि आज आपने मूवी देखी है, क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, ये केवल एक सिनेमा नहीं है, कुछ सत्य कथाओं पर आधारित एक जनजागृति की ये मुहिम है. जिस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन करके, ब्रेन वॉश करके और एक अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है और उसके माध्यम से जिस प्रकार से देश के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, उसको उजागर करने का काम इस फिल्म के माध्यम से हुआ है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्म जागृति करेगी और निश्चित रूप से इस प्रकार से देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब करेगी. इस फिल्म के डायरेक्टर को फांसी देनी चाहिए, इस फिल्म के डायरेक्टर को फांसी देनी चाहिए, ऐसे जितेंद्र अवार्ड ने कहा था. क्या कहें? देखिए, जिन्होंने कहा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर को फांसी देनी चाहिए, उनके सड़े हुए दिमाग के सड़े हुए विचारों को फांसी देने की जरूरत है. लव जिहाद के बारे में जिस तरह बात हो रही है, महाराष्ट्र में कुछ हो रही हलचल लव जिहाद के खिलाफ. देखिए, हम लोग निश्चित रूप से, मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी कहा है कि हम लोग इसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों ने कुछ पहल की है, उसका अभ्यास भी हम लोग कर रहे हैं. यूपी में जैसे टैक्स फ्री हुआ है. थैंक यू. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ. जालना, गांधी परिवार को बेघर करने की कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को दी सजा. नाना पटोले. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि गांधी परिवार को बेघर करने की कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सजा दी है. जब नाना पटोले जालना के रास्ते विदर्भ जा रहे थे, तब उन्होंने जालना के पत्रकारों से बातचीत की. भाजपा देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, इसलिए पटोले ने कहा कि यह बदलाव हवा और राहुल गांधी के नेतृत्व पर मुहर लगाने का काम कर्नाटक से शुरू हुआ है. नाना पटोले ने आलोचना की है कि देश में सत्ता में अनफड़ व्यवस्था बैठी है और बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है. ज्या पद्धतीनं राहुल गांधीजींना सातत्यानं 2014 पासून बदनाम करण्याचं षड्यंत्र बीजेपीने जे केलेलं होतं, राहुलजींनी या देशासाठी त्यांचं समर्पण काय. राहुलजी काही नेहरूजी किंवा इंदिराजी किंवा राजूजी त्यांनी आपलं कर्तृत्व त्या ठिकाणी दाखवलं, या देशाच्या लोकांना गळ्यार लावलं, त्यांचं दुःख ऐकलं आणि दुःख ऐकून त्यांनी लोकसभेत ही सगळी भूमिका मांडली. आणि जे काही प्रश्न राहुलजींनी लोकसभेत केलेत त्यांचा आधार घेऊन खोटे आरोप लावून राहुलजींची लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. त्याच्यानंतर त्यांना बेघर करण्यात आलं. ज्या काँग्रेसनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ज्या काँग्रेसनी आणि गांधी परिवाराने या देशाला उभं केलं, या देशाच्या जनतेच्या सहकार्याने जे देशाचं संविधान सांभाळलं, त्याच काँग्रेसच्या नेतृत्वाला आणि गांधी परिवाराला बेघर करण्याची सजा जनतेने देण्याचा निर्णय केला. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या, तरुणांना मोठ्या प्रमाणात त्यांचं आयुष्य बर्बाद करण्याचं पाप जे बीजेपी करताय. आणि आपल्याला लक्षात येत असेल या निकालामध्ये की ज्या लोकशाहीचा खून करायला बीजेपी निघाली, याच्यातलं महाराष्ट्रातलं सगळ्यात मोठं उदाहरण परवा सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केला की महाराष्ट्राचं सरकार असंविधानिक सरकार आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की ही जी काही लोकशाही संपुष्टात आणायला निघाली, आता लोकांनी त्याच्यामध्ये एकजूट केलेली आहे आणि काँग्रेस या देशाला आणि राहुलजी या देशाला नेतृत्व देऊ शकतं, ही भूमिका कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें. इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर.
फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।